जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड यानी जेएएल की सफल खरीद के बाद जेपी ग्रुप की ही एक और कंपनी जेपी सीमेंट को खरीदने के लिए अदानी ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई है। तो आखिर क्या जेपी सीमेंट्स का कारोबार जेपी एसोसिएट के सौदे के तहत नहीं आता था? क्या ये जेपी एसोसिएट से अलग मामला है, अलग कंपनी है? इस कंपनी का यानी कि जेपी सीमेंट्स का जेपी एसोसिएट से क्या लेना देना है और अदानी ग्रुप की इस कंपनी में दिलचस्पी क्यों है? आइए इस वीडियो के जरिए ये सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। इस वीडियो में सबसे पहले यही जानते हैं कि अदानी ग्रुप की अब जेपी सीमेंट्स पर नजर क्यों है। देखिए, ग्रुप ने जेपी सीमेंट्स के लिए बोली लगा दी है और इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है सीमेंट कारोबार से जुड़ी हुई है अंबुजा सीमेंट, उसके जरिए ये बोली जमा की गई है। इसकी वैल्यू है 580 करोड़ रुपए की, यानी कि दिवालिया प्रक्रिया के जरिए जो रेजोल्यूशन प्लान है वो 580 करोड़ रुपए का सौंपा गया है। जेपी एसोसिएट्स की खरीद के बाद ये एक और ग्रुप कंपनी है जिसके ऊपर अदानी ग्रुप की नजर है। आपको बता दें कि जहां तक जेपी एसोसिएट्स और जेपी सीमेंट का सवाल है तो जेपी एसोसिएट की एक सहयोगी कंपनी है जेपी सीमेंट, यानी कि एक एसोसिएट कंपनी है जो कि इससे अलग कामकाज करती थी। अब लेंडर्स को अंबुजा सीमेंट की यानी कि अदानी ग्रुप की ये जो बोली है वो पसंद नहीं आई है। उन्होंने मंजूरी नहीं दी है इस बोली को, बावजूद इसके कि ये जो बोली लगाई गई है अंबुजा सीमेंट की ओर से ये इकलौती बोली है जेपी सीमेंट्स के लिए। इससे पहले भी 2-3 नाम हैं जो कि बोली लगा चुके हैं, जिसमें माई होम ग्रुप शामिल है। NARCL जिसे आप बैड बैंक के नाम से जानते हैं वो भी इस बोली को लगा चुका है, लेकिन सफल नहीं हुई थी। अब माई होम ग्रुप की जहां तक बात है तो इन्होंने 300 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और उसके बाद वो इस रेस से बाहर हो गए थे। NARCL यानी कि बैड बैंक की जहां तक बात है तो उन्होंने 227 करोड़ रुपए की बोली सबमिट की थी, जिसको लेंडर्स ने खारिज कर दिया था। अब लेंडर्स ने अंबुजा सीमेंट से भी जो बोली लगाई गई है 580 करोड़ रुपए की, उसको बढ़ाने के लिए कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कंपनी की जो लिक्विडेशन वैल्यू है जेपी सीमेंट्स की, उससे कम राशि है 580 करोड़ रुपए की, जो कि जेपी सीमेंट्स के लिए बोली के रूप में आई है। अब जहां तक जेपी सीमेंट की लिक्विडेशन वैल्यू की बात है तो वो 880 करोड़ है। तो कहां 880 करोड़ की लिक्विडेशन वैल्यू और कहां जो बोली लगाई गई है वो 580 करोड़ रुपए की लगाई गई है। अब कानून क्या कहता है, दिवालिया नियम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी के जो नियम है वो क्या कहते हैं, ये जो लिक्विडेशन वैल्यू की बात आई है सामने, आखिर इसका महत्व क्या है वो भी जरा आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आप इंसॉल्वेंसी नियमों के तहत जाएंगे ना तो आरपी वैल्यू 2 वैल्यूर्स को नियुक्त करता है। तो रेजोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी करता है आरपी यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आईबीसी के जो 2016 का एक्ट है उसके तहत एक लाइसेंस प्राप्त अधिकारी होता है आरपी, जिसको नियुक्त किया जाता है। और ये होगी आरपी की बात यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात। अब ये जो 2 तरह के वैल्यूअर्स होते हैं उसमें एक तो फेयर वैल्यू और दूसरा लिक्विडेशन वैल्यू तय की जाती है, जिस वजह से जो 2 अलग अलग तरह के वैल्यूअर्स हैं उनको नियुक्त किया जाता है। अभी जो दोनों वैल्यूज आती हैं जिसमें लिक्विडेशन वैल्यू है और जो फेयर वैल्यू है, इन दोनों का अगर आप औसत देखेंगे, जो एवरेज आता है ना, वो एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है, जिसके बेसिस पर जो पूरा बोली का प्रोसेस है या फिर जो रेजोल्यूशन है, जो बोलियां आती हैं, उनके आधार पर ही इन बोलियों को जज किया जाता है, फिर उसके बेसिस पर फाइनल फैसला लिया जाता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार ये लिक्विडेशन वैल्यू और फेयर वैल्यू होती क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। लिक्विडेशन वैल्यू की जहाँ तक बात है तो जो कंपनी दिवालिया हो जाती है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज होता है, जिसका समाधान नहीं हो पाता है, उसके जो एसेट्स होते हैं जिनको आप संपत्तियां भी बोलते हैं, उनको टुकड़ों में यानी कि अलग अलग करके जो बेचा जाता है, उससे जो रिकवरी होती है उसको मिलाकर अगर देखेंगे सारे एसेट्स की वैल्यू, उसको लिक्विडेशन वैल्यू बोलते हैं। जहाँ तक फेयर वैल्यू की बात है तो बिजनेस को अगर आप गोइंग कंसर्न यानी कि चालू हालत में अगर कोई बिजनेस है उसको अगर आप बेचते हैं पूरी तरह से, तो उसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस होता है उसे फेयर वैल्यू कहते हैं। तो लिक्विडेशन वैल्यू से अगर कम बोली आती है तो अमूमन हम देखते हैं कि लेंडर्स उसको पसंद नहीं करते हैं और फिर उस कंपनी के जो लिक्विडेशन है यानी कि एसेट्स को अलग अलग करके बेचने का जो प्रोसेस है उसके साथ जाना पसंद करते हैं लेंडर्स। तो ये होगी बात। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ये जो मामला है जो कि अंबुजा सीमेंट्स की ओर से बोली लगाई गई है जेपी सीमेंट्स के लिए, इसको बढ़ाने की जो बात है वो अब लेंडर्स की ओर से की जा रही है। आखिर देनदारी कितनी है जेपी सीमेंट की वो भी समझ लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि लेंडर्स क्यों इसे बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं। अब तक अगर आप देखेंगे जो जेपी सीमेंट्स का आरपी है यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उनके पास 3,361 करोड़ रुपए के दावे सामने आए जो कि उन्होंने स्वीकार किए हैं, यानी कि इतने देनदारी है जो कि अलग अलग लोगों ने कहा है कि हमारी बनती है जेपी सीमेंट्स की तरफ। तो इसमें सिक्योर क्रेडिटर्स की बात करें तो 2,892 करोड़ रुपए के क्लेम है जो कि उनकी ओर से सबमिट किए गए हैं और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी ओर से 469 करोड़ रुपए के जो दावे हैं वो शामिल किए गए हैं। ये आईबीसी की जो वेबसाइट है उसके जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये नंबर्स हमारे सामने आए हैं। लेकिन अदानी ग्रुप की इस कंपनी में क्यों ज़्यादा दिलचस्पी है, उनको क्या फ़ायदा होगा इस डील से, क्यों अंबुजा सीमेंट्स की ओर से ये बोली लगाई गई है, वो आपको बताते हैं। देखिए, इस कंपनी की जहाँ तक बात है जेपी सीमेंट की, तो इनके पास 5 मिलियन टन सालाना यानी कि 5 MTPA की
इंटीग्रेटेड सीमेंट क्षमता मौजूद है। सीमेंट क्षमता के अलावा अगर आप देखेंगे तो 2 कैप्टिव पावर प्लांट्स भी हैं इनके पास, जिसमें आंध्र प्रदेश में एक 35 मेगावाट का एक पावर यूनिट है और उसी साइड पर आप देखेंगे तो 25 मेगावाट का एक दूसरा पावर प्लांट भी बन रहा है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक के शाहबाद में 1.2 MTA की जो सीमेंट क्षमता है वो ऑलरेडी बंद है और वहीं पर 60 मेगावाट का जो कैप्टिव पावर प्लांट है उसके ऑपरेशंस भी बंद हैं। तो जेपी एसोसिएट्स वाली डील की अगर आप बात करेंगे तो इनको 6.5 MTPA के आसपास की क्षमता ऑलरेडी मिली थी और ये जो 5 MTPA क्षमता की बात ये 580 करोड़ रुपए में खरीदने की सोच रहे हैं या फिर मंशा रखते हैं, उसको आप इस तरह से समझिए कि अगर आप 1 MTPA क्षमता सीमेंट की फ्रेश जोड़ते हैं या फिर फ्रेश कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अनुमानित 1 MTPA कंस्ट्रक्शन पर 700 से 850 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च बैठता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये डील अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जेपी सीमेंट्स पर भले ही कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, कुछ साइट्स अनऑपरेशनल भी हैं, जिस वजह से ज़्यादातर लोग इसके लिए बोली लगाने में इच्छुक नहीं हैं या फिर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अंबुजा सीमेंट्स और अदानी ग्रुप के लिए देखा जाए तो यह सौदा काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि नए सिरे से अगर 5 MTPA की सीमेंट क्षमता लगानी है तो कम से कम 3500 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होगा। वहीं इस डील से ग्रुप की जो FY28 तक 140 MTPA सीमेंट क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की मंशा है, उसकी ओर आसानी से कदम सस्ते रेट पर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब गौर करने वाली या फिर देखने वाली बात यह है कि अदानी समूह लेंडर्स के कहने पर अपनी बोली को बढ़ाता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी और इस पर हम लगातार आपको मनी 9 पर अपडेट्स देते रहेंगे। जैसा हम बिजनेस जगत से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होती हैं उनको लेकर आपको अपडेट्स देते रहे हैं। तो इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।